1857 की क्रांति, इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को सचमुच हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों को ये बात साफ समझ आ गई थी कि सिर्फ तलवार के दम पर इतने बड़े देश पर हमेशा के लिए राज नहीं किया जा सकता। उन्हें एक ज्यादा चालाक, एक ज्यादा गहरी रणनीति की जरूरत थी। तो आखिर उन्होंने किया क्या? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। ये कोई छोटी मोटी चिंगारी नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसी आग थी जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया था। ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये एक ऐसा जलजला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें जो लगता था ना कि उनका राज हमेशा चलेगा, इस एक विद्रोह ने उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। तो सवाल ये है कि अंग्रेजों ने किया क्या? उन्होंने सिर्फ विद्रोह को बेरहमी से कुचला नहीं, बल्कि अपने राज करने के पूरे तौर तरीके को ही बदल डाला। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे ये पक्का हो सके कि भविष्य में कोई भारतीय सिर उठाने की हिम्मत भी ना करे। ये एक तरह से उनके राज करने के पूरे सिस्टम का रीसेट बटन दबाने जैसा था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उस आग को जिसने इस पूरे बदलाव की नींव रखी। आखिर ये 1857 का विद्रोह इतना अहम था क्यों? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है मेरठ से। सिपाहियों को वो कारतूस दिए गए जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह थी। ये सिर्फ एक चिंगारी थी, लेकिन जल्द ही ये पूरे उत्तर भारत में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। और ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये गुस्सा था आम लोगों का, किसानों का, जमींदारों का, जिसने ब्रिटिश राज के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। अब विद्रोह की आग तो बुझा दी गई, लेकिन इसके बाद लंदन में बैठे हुक्मरानों ने जो पहला और सबसे बड़ा कदम उठाया, वो था सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में लेना। और इसी के साथ एक युग का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापार करने वाली कंपनी थी और शासक बन बैठी थी, उसका खेल खत्म कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन था, और लंदन से ही एक वायसरॉय के जरिए इस पर शासन किया जाने लगा। सत्ता हाथ में आ गई। अब अगला नंबर था सेना का। अरे भाई, वही सेना जिसने उन्हें लगभग बाहर का रास्ता दिखा ही दिया था। तो जाहिर है उनका मकसद एकदम साफ था, सेना को ऐसा बना दो कि वो फिर कभी बगावत करने का सोच भी ना सके। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो उन्होंने किया, वो था सैनिकों के अनुपात में। 1857 से पहले भारतीय सैनिक कहीं ज्यादा थे, लेकिन अब उन्होंने यूरोपियन सैनिकों की संख्या इतनी बढ़ा दी कि किसी भी भारतीय टुकड़ी के लिए बगावत करना लगभग नामुमकिन हो जाए। और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे शातिर चाल, बांटो और राज करो। उन्होंने एक नया सिद्धांत गढ़ा, मार्शल रेस का सिद्धांत। इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था कि जिन समुदायों ने विद्रोह में उनका साथ दिया, जैसे सिख, गोरखा, पठान, उन्हें लड़ाकू कौम का दर्जा दिया गया और सेना में उनकी भर्ती बढ़ा दी गई। और जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्हें गैर लड़ाकू बताकर सेना से बाहर कर दिया गया। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। अवध और बिहार के सैनिक, जो कभी सेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, अब भरोसे के काबिल नहीं रहे, और उनकी जगह कौन आए? सिख, गोरखा और पठान। और हाँ, तोपखाने जैसे जो सबसे अहम हथियार थे, वो तो अब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में थे। सेना को तो काबू में कर लिया, अब बारी थी प्रशासन की। अंग्रेजों ने एक ऐसा स्टील फ्रेम या कहिए लोहे का ढांचा तैयार किया जिसमें भारतीयों के लिए, खासकर ऊंचे पदों पर, कोई जगह ही नहीं थी। कहने को तो इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस के दरवाजे भारतीयों के लिए खुले थे, पर असल में ये एक मजाक था। जरा सोचिए, परीक्षा देने के लिए जाना है लंदन, और पढ़ना क्या है? अंग्रेजी, ग्रीक और लैटिन। मतलब पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था कि कोई भारतीय उसमें घुस ही ना पाए। और ये सिर्फ आईसीएस की बात नहीं थी। पुलिस हो, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, हर बड़े डिपार्टमेंट में जो सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा सैलरी वाली कुर्सी थी, वो एक अंग्रेज के लिए रिजर्व्ड थी। मतलब साफ था, असली ताकत हमेशा ब्रिटिश हाथों में ही रहनी चाहिए। अब आते हैं अंग्रेजों की इस नई रणनीति के सबसे खतरनाक और सबसे शातिर पहलू पर। वो था भारतीय समाज को ही आपस में बांट देना, ताकि वो फिर कभी एक होकर उनके खिलाफ खड़े ही न हो पाएं। 1857 से पहले तक अंग्रेजों की पॉलिसी थी रियासतों को हड़पने की, लेकिन इस विद्रोह ने उन्हें एक नया सबक सिखाया। उन्हें समझ आया कि ये राजा महाराजा उनके दुश्मन नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दोस्त साबित हो सकते हैं। तो बस पॉलिसी एकदम पलट गई। अब जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए, उनके राज को पूरी सुरक्षा दी गई। जैसा कि उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने खुद कहा था
ये देसी राजकुमार तूफान में ब्रेकवाटर की तरह थे, यानी एक ऐसी दीवार जो विद्रोह की किसी भी लहर को रोक सकती थी। अंग्रेजों ने उन्हें भविष्य के लिए अपनी ढाल बना लिया। पढ़े लिखे भारतीयों को लेकर भी अंग्रेजों का नजरिया पूरी तरह बदल गया। पहले तो उन्हें लगता था कि चलो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे तो क्लर्क का काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही इसी पढ़े लिखे तबके ने सवाल उठाने शुरू किए, अपने अधिकार मांगने शुरू किए, अंग्रेजों की नज़र में वही लोग कांटे की तरह चुभने लगे। और 1857 के बाद नस्लीय भेदभाव तो जैसे उनकी ऑफिशियल पॉलिसी बन गया। रेलवे के डिब्बे अलग, पार्क अलग, क्लब अलग, हर जगह भारतीयों और अंग्रेजों के बीच एक लकीर खींच दी गई। ये सिर्फ नफरत नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी, भारतीयों के मन में ये बिठाने की कि वो कमतर हैं और अंग्रेज उनसे ऊंचे हैं। तो इन सारे बदलावों का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक नया और पहले से कहीं ज्यादा कठोर ब्रिटिश राज। 1857 के बाद का जो ब्रिटिश राज था वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था, ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक था और इसमें नस्लीय भेदभाव की जड़ें और भी गहरी थीं। इसका एक ही मकसद था, भारत पर अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर लेना कि उसे कोई हिला ना सके। लेकिन सवाल तो यही है कि जो व्यवस्था फूट डालने पर, भेदभाव पर और घमंड पर टिकी हो, वो आखिर कब तक चल सकती है? और विडंबना देखिए, अंग्रेजों की यही कंट्रोल करने की जिद ही थी जिसने अनजाने में राष्ट्रवाद की उस आग को और भड़का दिया, जो आगे चलकर एक ऐसी ज्वाला बनी जिसमें उनका पूरा साम्राज्य जलकर खाक हो गया।